नेक्स्ट टॉपिक है नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्य। नवीन स्वायत्त राज्यों का उदय का कारण क्या हो सकता है? औरंगजेब के दरमियान जो औरंगजेब की नीतियाँ थीं, औरंगजेब के द्वारा जो भारत को एकीकृत किया गया था, ये कितना विशाल मुगल साम्राज्य औरंगजेब के जाते ही कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, आप देखेंगे औरंगजेब के जाते ही जो उसके सरदार होते हैं, उन सरदारों के द्वारा स्थानीय क्षेत्रों में जहाँ पर वो एक्टिव होते हैं, उन क्षेत्रों पर एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में होते हुए मुगल सम्राट के अधीन ही है, लेकिन मुगल सम्राट के अधीन होते हुए भी एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में अपने आप को वो प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो नए स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हैं पहले ये लिखिए। पहला, ये घटना कब की है? ये घटना है 18वीं सदी की। 18वीं सदी यानी कि 1707 में मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब नए जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं वो स्वतंत्र व्यवहार करना प्रारंभ करेंगे। 18वीं सदी की घटना है। इसमें से सबसे पहले लिखिए अवध वाला क्षेत्र। अवध वाले क्षेत्र मतलब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। हाँ, नए स्वतंत्र राज्यों और उनके संस्थापक, हेडिंग डालनी है आपको। एक तरफ लिखिए नए स्वतंत्र राज्य और दूसरी तरफ संस्थापक, किसने संस्थापना की उस राज्य की। इससे क्वेश्चन आते हैं, एज द फॉलोइंग आते हैं या टिक मार्क करने के लिए आते हैं। सबसे पहला है अवध। अवध में कौन था? किसने स्थापना की अवध की? शहादत खान बुरहानुल मुल्क। शहादत खान बुरहानुल मुल्क। शहादत खान बुरहानुल मुल्क। दूसरा है आपका हैदराबाद। हैदराबाद जानते ही होंगे। दरअसल ये जो औरंगजेब के बाद की पीढ़ी है, ये पीढ़ी वास्तव में अयोग्य थे। ठीक है, वास्तव में अयोग्य थे। इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाने में ये असमर्थ सिद्ध हो गए। एक ही शासक था, मोहम्मद शाह रंगीला। काफ़ी समय तक उसने शासन किया और उसके पास मौका भी था, अवसर भी था, लेकिन वो रंगीला था तो रंगीले की तरह अपनी ज़िंदगी पूरी निकाल दी। नहीं तो 1920 में आ गया था सत्ता में, 1720 में सत्ता में आया और 1748 तक रहा। काफ़ी लंबी अवधि तक रहा। चाहता तो मुगल साम्राज्य को फिर से उत्कर्ष कर सकता था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी अय्यासियों के कारण से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हैदराबाद में चिनकिलिज खां, जिसके कारण से सरदारों को भी अब कोई बहुत प्रेम नहीं रह गया था मुगल सम्राट से। चिनकिलिज खां, इसको निज़ामुल मुल्क भी कहते हैं। निज़ाम उल, इसीलिए बोलते हैं ना हैदराबाद में निज़ाम शाही थी और ये आज़ादी तक चला निज़ाम, हैदराबाद का निज़ाम, ये शब्द आप सुनते होंगे। तो चिनकिलिज खां, इसको बोलते हैं निज़ामुल मुल्क। निज़ामुल मुल्क। नेक्स्ट है आपका रूहेलखंड। रूहेलखंड क्षेत्र में कौन कौन थे? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। रूहेलखंड क्षेत्र में कौन कौन थे? वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खान। अली मोहम्मद खान। बंगाल जानते हैं आप, कौन था बंगाल का संस्थापक? मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां बंगाल में थे, मुर्शिद कुली खां। भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन एवं भरतपुर। आपने एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें जो राजा छत्रसाल होता है, छत्रसाल पे कौन आक्रमण करता है? जब मस्तानी मदद मांगने आती है तो कौन आक्रमण करता है उस समय? कोई मुस्लिम शासक था, क्या नाम था उसका? बंगस पठान। नहीं देखिए, ठीक है। तो ये एक राज्य था बंगस राज्य। चूड़ामन एवं बदन सिंह, बंगस राज्य। बंगस राज्य मोहम्मद खां बंगस था इसका संस्थापक, मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक में सादुल्ला खां। सादुतुल्ला। कर्नाटक वाले रीजन में सादुतुल्ला खां।
रूहेलखंड हो गया, बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान। तो ये जो है ये नए राज्य थे। अब सबसे पहला राज्य हैदराबाद, डालिए हेडिंग हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में चर्चा करेंगे कि हैदराबाद में कैसे पूरी स्वरूप था, कैसी परिस्थितियां थी। और देखिए आप एक चीज़ और देखिए, अंग्रेज़ों का भारत में शासन होना, मुग़ल साम्राज्य के पतन, मुग़ल साम्राज्य का पतन ना होता तो अंग्रेज़ शायद भारत में प्रभावी नहीं हो पाते। या फिर ये कहें कि अंग्रेज़ों के आगमन ने मुग़ल साम्राज्य का पतन कर दिया, या फिर ये कहें कि मुग़ल साम्राज्य के पतन ने अंग्रेज़ों को भारत में शासन सत्ता को प्रभावी बनाने में मदद की। क्या कह सकते हैं? चूँकि मुग़ल पहले से थे यहाँ पे, चूँकि मुग़ल यहाँ से पहले से उपस्थित थे, इसलिए पतन किसका हुआ? मुग़ल साम्राज्य का, ना कि अंग्रेज़ों का। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य के पतन ने अंग्रेज़ों के उत्कर्ष में, ठीक है, आप यदि कक्षा के टॉपर हो, आप अपने कक्षा के टॉपर हो, तो यदि आप कमज़ोर पड़ जाओ, कोई नया एडमिशन होता है, ठीक है, यदि आप पढ़ना बंद कर दिए, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, तो ये नए बच्चा ऑटोमेटिक आपसे आगे चलाएगा। ठीक है, वैसे ही हुआ। ये मुग़ल साम्राज्य यहाँ से समाप्त होने लगा, धीरे धीरे अयोग्य उत्तराधिकारी, मौका मिल गया अंग्रेज़ों को कि अरे ये तो भारत खंडों में विभाजित है। उन्हें अब भारत मुग़ल साम्राज्य का एक रूप साम्राज्य नहीं दिख रहा था, उन्हें तो हैदराबाद अलग दिख रहा था, अवध अलग दिख रहा था, बंगाल अलग दिख रहा था। जब वो बंगाल जीत रहे थे तो मुग़ल साम्राज्य क्या कर रहा था? क्यों नहीं आया सामने? तब मुग़ल साम्राज्य को ये नहीं लगा कि ये बंगाल मेरा ही हिस्सा है, नहीं लगा ना, तभी तो आकर के बंगाल जीत के चले गए। बंगाल के बाद फिर लगातार अवध को उन्होंने खा लिया। तो मुग़ल शासक नाम मात्र का, मुग़ल शासक नाम मात्र का शासक बन के रह गया। कुछ समय बाद उसको पेंशनर बना देंगे, पेंशन देने लग जाएंगे। कुछ समय बाद उसको क्या करेंगे? पेंशन भी बंद कर देंगे। और तो और अभी आप देखिएगा शाह आलम, उसके साथ तो और दिक्कत थी। शाह आलम को तो कुछ दिन तक दिल्ली नहीं आने दिया गया, बेचारा दिल्ली से बाहर ही पड़ा रहा, घर से निकाल दिया गया। यही लाल किला, यहीं रहते थे, यही थी उनकी घर की कहानी। और सच बताएं तो बहादुर शाह जबर तक मुग़ल साम्राज्य का शासन कहाँ तक चलता था पता है? सिर्फ लाल किला के अंदर तक, लाल किला के बाहर उनकी कोई नहीं सुनता था। समझिए, इतना बड़ा साम्राज्य लाल किला के अंदर तक सीमित हो गया। ठीक है, उसने जो है ये अवसर दिए और उसने ही ये जो है सभी को छोटी छोटी सत्ताओं में। तो हैदराबाद के बारे में पढ़िए। एक पर्सन था जुल्फ़िकार खां। जुल्फ़िकार खां ने सबसे पहले दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था। ये जुल्फ़िकार खां कौन था? देखिए अब एक बात समझिए, इस दौरान जब मुग़ल साम्राज्य समाप्त होता है, ठीक है, तो पूरा औरंगज़ेब की मृत्यु होती है। औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी सरदार थे वो 3 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। सरदार तो थे ही, है ना, शासक के मंत्रिपरिषद के सरदार तो थे ही, ये 3 ग्रुपों में बढ़ जाते हैं। एक रहता है ईरानी ग्रुप, दूसरा रहता है तुरानी ग्रुप और तीसरा होता है हिंदुस्तानी ग्रुप। और यही सरदार किंग मेकर बनने लग जाते हैं, यानी शासक बनाने में इन्हीं की भूमिका होती है। ठीक है, बाद में भी कुछ समय बाद हुसैन अली और अब्दुल्ला, ये दोनों भाई आएंगे और ये किंग मेकर बन जाएंगे, हिंदुस्तानी ग्रुप के थे। इससे पहले था जुल्फ़िकार, ये भी एक सरदार ही था, ये ईरानी ग्रुप से था। तो जुल्फ़िकार ने सबसे पहले दक्कन में स्वतंत्र राज्य का स्वप्न देखा था। 1724 AD में तुरानी ग्रुप के चिनकिलिज खां ने, इसी का नाम है निज़ाम उल मुल्क तुरानी, ये तुरानी ग्रुप का है। तुरानी, मैंने 3 ग्रुप बताए, ईरानी, हिंदुस्तानी और तुरानी। तुरानी ग्रुप का चिनकिलिज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वैसे निज़ाम उल मुल्क ने कभी भी औपचारिक रूप से मुग़ल शासन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। वैसे निज़ामुल मुल्क ने कभी भी औपचारिक रूप से मुग़ल शासन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की। समझ रहे हैं? यानी कि मुग़ल सम्राट से अलग होने की बात नहीं की इन्होंने, लेकिन व्यवहार से इनके ऐसे लगा कि ये मुग़ल सम्राट से स्वतंत्र, और कोई शासक ही अब नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं।
घर में क्या होता है, यदि घर का मुखिया कमज़ोर हो जाए तो बच्चे स्वच्छंद हो जाते हैं। कोई 12 बजे रात को आता है, ठीक है, कोई सुबह 12 बजे तक सोता है, ठीक है, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। पता चला बच्चे आज घूमने चले गए बिना पूछे, उसको वो खुद अपने आप में मतमस्त है, अपने को नहीं संभाल पा रहा तो परिवार क्या संभालेगा। वैसे ही कुछ स्थिति मुगल साम्राज्य की बन गई। जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे उनके प्रांत थे वो सब अपने आप को स्वतंत्र रूप से व्यवहार करने लगे। क्या सुनते, किसी की नहीं सुनते, है ना। तो जब ऐसी परिस्थिति हो जाए, देखते हैं ना घरों में माँ बाप की कौन सुनता है, फिर डर खत्म हो जाता है। और ये जिस घर में नियंत्रण होता है, तो आपको शायद पता हो, बच्चा चाहे जितना बड़ा हो जाए माँ बाप से डरता है, माँ बाप से एक बार पूछता है कोई काम करने से पहले। लेकिन जिन घर में यही होता, ऐसा ही मुगल सम्राट के साथ हो गया। तो किसने स्थापना की हैदराबाद राज्य की? निज़ामुल मुल्क, नाम है चिनकिलिज खां। वैसे निज़ामुल मुल्क ने कभी भी औपचारिक रूप से मुगल शासन से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, ठीक है। उसे 1713 एडी में दक्कन का सूबेदार बनाया गया, दक्कन का सूबेदार बनाया गया। सूबेदार बना के उसे भेजा गया 1713 एडी में, जिसका मुख्यालय क्या था? औरंगाबाद था। इसी समय उसे निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी गई, निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी गई। इसी समय उसे निज़ामुल मुल्क की उपाधि दी गई। 1715 एडी में उसे दक्कन से हटाकर, 1715 एडी में उसे दक्कन से हटाकर मालवा का सूबेदार बनाया गया, मालवा का सूबेदार बना दिया गया। मालवा ही किधर पड़ता है? कहाँ पड़ता है मालवा? मालवा का पठार है ना, चंबल क्षेत्र। दक्षिण में कहाँ है मालवा? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश पूरा रीजन है, अरावली के नीचे पूरा मालवा रीजन ही है। हाँ, दक्कन के ऊपर है, बिल्कुल। मालवा का सूबेदार बनाया गया। हुसैन अली की हत्या के बाद, अभी हम चर्चा करेंगे इन दोनों भाइयों की, हुसैन अली की ये हिंदुस्तानी गुप्त ग्रुप का था हुसैन अली। हुसैन अली की हत्या के बाद उसे एक बार फिर से दक्कन की सूबेदारी दी गई। हुसैन अली की हत्या के बाद चिनकिलिज खां को फिर से दक्कन भेज दिया गया, फिर से दक्कन भेज दिया गया, दक्कन की सूबेदारी दी गई, ठीक है। निज़ामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं, सैयद बंधु इनको बोलते हैं, ठीक है। हुसैन अली और अब्दुल्ला को सैयद बंधु बोलते हैं। और कभी क्वेश्चन आए कि किंग मेकर की भूमिका किसने बनाई? किंग मेकर मतलब समझते हैं ना, शासक बनाने की। कई शासकों को इन्होंने बनाया, जैसे कि आपका फर्रुखसियर को शासक बनाने वाले यही थे। बाद में फर्रुखसियर को इन्होंने ही धीरे धीरे मार दिया, विष देकर, थोड़ा थोड़ा विष देकर उसे मार दिया गया। जैसे ही फर्रुखसियर को पता चलता है कि ये दोनों जो है, क्योंकि परेशान आ चुका था, ये लोग हस्तक्षेप करते थे। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला से पहले इन्होंने 2 पर्सन थे, एक का क्या नाम था, एक था रफ़ीउल दर्जात, ठीक है, 2 शासक बने। तो एक को क्षय रोग टीबी हो गया, एक को लूज मोशन हो गया, लूज मोशन से एक 6 महीने में मर गया। और एक था, इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला को भी इन्होंने ही बनाया, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला को भी अब्दुल्ला और हुसैन अली दोनों भाइयों ने बनाया। तो ये किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले सरदार थे अब्दुल्ला। निज़ामुल मुल्क ने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बदले में उसे 1722 एडी में दिल्ली में वजीर का पद दिया गया। वजीर समझते हैं ना, चेस खेला है ना, चेस में समझते होंगे कि वजीर की क्या वैल्यू होती है। राजा का बाद उसी का स्थान आता है। वजीर का पद बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसने देखा कि यहाँ पे तो कोई महत्व ही नहीं है। राजा जो है अपने आप में मगन रहता है। आप उसको कभी मोहम्मद शाह रंगीला वो वही मयूर सिंहासन में बैठा रहता था, सामने जो है बढ़िया सुरा और शराब, है ना, नाम ही था रंगीला बादशाह। दिन भर मदमस्त रहता था, ठीक है, नृत्य करवाता था, नृत्य में मग्न रहता था, बिल्कुल पूरा रंगीला की तरह ज़िंदगी जी रहा था। तो उसने देखा कि यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, तो छोड़ छाड़ के फिर दक्कन चला गया कि मैं वजीर बन के करूँगा भी क्या, यहाँ पे मैं सोसाइटी के लिए तो कुछ कर नहीं सकता।
ठीक है, बड़ा पद पाके भी क्या करूँगा। तो उसने क्या किया, 1722 में उसे दिल्ली में वजीर बनाया गया। दिल्ली दरबार के दूषित माहौल को देखते हुए, दिल्ली दरबार के दूषित माहौल को देखते हुए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे दूषित माहौल कैसे हो सकता है। आप ही के घर में आप जाओ, पता चला कि पिताजी ड्रिंक किए हुए पड़े हुए हैं एक तरफ, ठीक है। इसके बाद शाम को 4 लोग आ गए, ताश पत्ता चल रहा है, सिगरेट के कश चल रहे हैं, कैसा माहौल है। ऐसा ही था शासक का, उसका हाल, उसका हाल बहुत अच्छा नहीं था। दिन भर मदमस्त रहता था, जनता का क्या हाल है कुछ नहीं पता, प्रशासन कैसे चल रहा है कुछ नहीं पता। ऐसा शासक के साथ बैठ के करोगे भी क्या, है ना। सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। तो दिल्ली के दूषित माहौल को देखते हुए वह 1723 AD में अंत में शिकार के बहाने दक्कन चला गया। आप भी बहाना बनाओगे कि मैं जा रहा हूँ कुछ दिन, फिर कोशिश करोगे कि कहीं कुछ मिल जाए, जुगाड़ लग जाए, वहीं सेटल हो जाए। कौन जाएगा घर जाने का मन ही नहीं करता है। सब दोस्त कहते हैं यार हम घर जा रहे हैं, आप यार रुको यार थोड़ी देर। बोले क्यों रुको, मेरे घर में कुछ है नहीं ऐसा जाने लायक ना, वही स्थिति। तो शिकार के बहाने दक्कन चला गया। और कहा जाता है कि निज़ाम का प्रस्थान करना साम्राज्य से निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक है। साम्राज्य से निष्ठा एवं सद्गुण के पलायन का प्रतीक है। बात समझिए कितनी बड़ी बात है ये। सद्गुण चला गया, निष्ठा चली गई। एक ऐसा व्यक्ति जो साम्राज्य के लिए इतना बढ़िया काम कर रहा था, सद्गुण और निष्ठा का पलायन का प्रतीक है। सम्राट मोहम्मद शाह ने मुबारिज खां को दक्कन का वायसराय बनाकर भेजा, उसके विरुद्ध भेजा कि भाई दक्कन में वो है और वो आ नहीं रहा है, तो दक्कन के तुम वायसराय बन के जाओ। मुबारिज खां को दक्कन का वायसराय बनाकर भेजा। निजामुल मुल्क ने 1724 AD में, 1723 में गया था, 1724 में घटना हुई। 1724 AD में सूकर खेड़ा के युद्ध में, ये याद रखिएगा, ये युद्ध पूछ लेता है। सूकर खेड़ा के युद्ध में मुबारिज खां को मार दिया। बाद में मोहम्मद शाह ने निज़ाम को दक्कन का वायसराय स्वीकार करते हुए आसफ जाह की उपाधि दी है। बाद में मोहम्मद शाह ने निज़ाम को दक्कन का वायसराय स्वीकार करते हुए आसफ जाह की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि? आसफ जाह की उपाधि दी गई। निज़ामुल मुल्क पालखेड़ा के युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम से पराजित हुआ। नाम सुना है इसका? बाजीराव यही है, हाँ वही, पेशवा बाजीराव प्रथम से पराजित हुआ। निज़ामुल मुल्क पालखेड़ा के युद्ध में पेशवा बाजीराव प्रथम से पराजित हुआ तथा उसे मुंशी शिवगांव की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। मुंशी, देखिए जब भी कोई युद्ध होगा, युद्ध के बाद संधि जरूर होगी, है ना, उसी के माध्यम से समझौता होता है। तो मुंशी शिवगांव की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। मुंशी शिवगांव की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। नादिर शाह के विरुद्ध करनाल युद्ध में निज़ाम ने सम्राट का साथ दिया। नादिर शाह का जब मामला हुआ था, नादिर शाह का मामला हुआ था ना, कब आया था नादिर शाह भारत? 1739 में। 1739 में नादिर शाह आ गया और मोहम्मद शाह रंगीला तो मस्त थे। जबकि सिंध के गवर्नर ने उनको एक बार समझाया भी कि नादिर शाह आ रहा है,
मोहम्मद शाह ने कहा अभी बहुत दूर है, दिल्ली तो अभी बहुत दूर है, ऐसे कैसे आ जाएगा। और वही गया। और आपको शायद पता ना हो, जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद शाह ने घुटने टेक के बैठ गया, घुटने टेक करके नादिर शाह के आगे बैठ गया और गद्दी बोले मयूर सिंहासन में पधारो। नादिर शाह बैठ गया, सोचा कि चलो इसने ऐसे ही स्वतः ही हार मान ली। नादिर शाह ने कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक किसी ने यह अफवाह फैला दी कि नादिर शाह मारा गया दिल्ली में। और जब ये बात हुई तो लोगों ने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में उसके कुछ सैनिक मारे गए। इसके बाद नादिर शाह ने वो उत्पात मचाया कि पूरी दिल्ली वीरान हो गई, पूरी दिल्ली वीरान हो गई। मयूर सिंहासन साथ में लेके गया। ईरानी था सर, हाँ, ले गया अपने साथ में मयूर सिंहासन भी बोला इसमें बैठाया था, इसे लेके जाऊंगा। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला बेचारा, वो हीरा भी ले गया था, कोहनूर हिला तो रंगीला चला गया, उसी मयूर सिंहासन में ही था वो। तो लिखिए इसके बारे में। नादिर शाह के विरुद्ध करनाल युद्ध में निज़ाम ने सम्राट का साथ दिया। करनाल के युद्ध में निज़ाम ने सम्राट का साथ दिया। मुगलों और नादिर शाह के बीच मध्यस्थता भी की। मुगलों व नादिर शाह के बीच मध्यस्थता भी की। 1748 एडी में निज़ाम की मृत्यु हो गई। 1748 एडी में निज़ाम की मृत्यु हो गई। अब इसके उत्तराधिकारी लगातार आते रहेंगे, ठीक है। और ये उत्तराधिकारी कब तक चलेंगे? भारत की आज़ादी तक। सर लेकिन ये हीरा तो वापस आ गया ना, तो महाराजा हीरा आया था किसी। नहीं, उनके पास दूसरा था। अच्छा, ऐसे टुकड़े वो दूसरा कोहनूर हीरा है जो रणजीत सिंह जी के पास था। हाँ, वही। ठीक है, वो ये हीरा नहीं है। हाँ, ऐसा बोलते हैं अब। तीन थे, एक ही के टुकड़े हो गए थे सर। अच्छा ऐसा लिखा है, हाँ, टुकड़े हो गए। पता नहीं। कोहनूर हीरा के लिए अभी मैंने ऐसी कोई किताब नहीं पर्टिकुलर जिसमें इतना पढ़ा हो डिटेल से, लेकिन ये कि रणजीत सिंह जी के पास था वो अलग था। गोलकुंडा के खान वहाँ पे बीजापुर के शासक आदिल शाह के पास भी था, ठीक है, और इनके पास भी था। और अभी जो कोहनूर हीरा है इंग्लैंड में जो रणजीत सिंह वाला है, वो आप देखिए, महारानी जो अपने ऊपर ताज क्राउन पहनती हैं, क्राउन में लगा हुआ है। महारानी का जो क्राउन है उस क्राउन में लगा हुआ है। कभी देखना हो तो क्राउन को सर्च कीजिएगा, ऊपर जो वो जड़ा हुआ हीरा है वही कोहनूर हीरा है जो उनके ताज में रखता है। नहीं, म्यूजियम में नहीं है, महारानी के क्राउन में है। लेकिन सर उसको लाने की बात कही गई थी, मुझे देखे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे बंगाल।